गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी से शर्मिंदा करने वाली एक और खबर आई है। ताज़ा मामले में आरोप है कि 38 साल की एक महिला ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, गेट खोलने में ज़रा सी देर होने पर सिक्योरिटी गार्ड को न केवल गालियां दी बल्कि कई थप्पड़ जड़ दिए। नोएडा की अलग अलग सोसाइटी से इस तरह की कई खबरें पिछले कुछ समय में आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला वकील ने इसी तरह सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बदसलूकी की और उन्हें गालियां दी थी। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो पुलिस तक नहीं पहुंचती या जिनके वीडियो वायरल नहीं होते, मगर ये बताती हैं कि राजधानी दिल्ली के चारों ओर बनी गगनचुंबी इमारतों और महंगी हाउसिंग सोसाइटियों में रह रही समाज की अपेक्षाकृत संपन्न आबादी के एक हिस्से में बेहद बीमार सोच पल रही है। इसी सोच की झलक हमें कभी किसी पुरुष द्वारा महिला के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल में दिखती है, तो कभी किसी नशे में धुत महिला द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स को उनकी औकात बताने की भद्दी कोशिश में। वैसे हाल की कुछ घटनाएं भले नोएडा और आसपास की हों, यह बीमारी देश के अन्य हिस्सों में भी फैली हुई है। मुंबई जैसे शहर इस लिहाज से आम तौर पर काफ़ी संयत माने जाते हैं, लेकिन भेदभाव के अलग अलग रूप उन शहरों की तथाकथित हाई क्लास सोसाइटियों में भी देखे जाते रहे हैं। काम वाली बाइयों, स्टाफ के अन्य कर्मचारियों और उनके परिजनों के आने जाने के लिए अलग रास्ते और अलग लिफ्ट की व्यवस्था इसी भेदभाव भरी सोच का उदाहरण है। ऐसे ही बड़े शहरों में किराए पर मकान देते हुए जिस तरह की शर्तें लगाई जाती हैं, वे भी सोच की इन गड़बड़ियों के सबूत हैं। इन शर्तों में न केवल शादीशुदा जोड़ों या परिवार को ही किराए पर मकान या फ्लैट देने का आग्रह दिखता है, बल्कि सिंगल लोगों, खासकर लड़कियों पर मोरल पुलिसिंग लादने की प्रवृत्ति भी दिखती है। इसके साथ ही खास जाति या धर्म के लोगों को मकान और फ्लैट न बेचने या किराए पर न देने की मानसिकता भी प्रमुखता से झलकती है। ये सब हमारे समाज की ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जो लंबे समय से मौजूद हैं, लेकिन आज़ादी के बाद देश के विकास के साथ आए आधुनिक और प्रगतिशील मूल्यों के प्रभाव से में धुंधली पड़ती जा रही थी। अफसोस और चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय से यह क्रम उल्टा शुरू हो गया लगता है। यानी ये गड़बड़ियाँ जो कम हो रही थी, अब फिर से जोर पकड़ती दिखने लगी हैं। चाहे जिस किसी भी बहाने से हो, खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझने की यह सोच खतरनाक है। यह समाज के रूप में हमारी सारी उपलब्धियों पर पानी फेर सकती है। इसका कोई न कोई इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जिन व्यक्तियों और समूहों ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को
अनर्थकारी बताते हुए विरोध किया था। इसके पहले चरण के उद्घाटन के बाद उनकी सोच बदली होगी या नहीं कहना मुश्किल है। हालांकि 3 वर्ष पहले इसकी योजना सामने आने से निर्माण शुरू होने तक के विरोध के स्वर कर्तव्य पथ के उद्घाटन के अवसर पर गायब दिखे। पूरी परियोजना को पर्यावरण से लेकर कानूनी पचड़े तक में उलझाने की कोशिश की गई। सच पूछे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और संकल्पबद्धता के कारण ही यह साकार हुआ। आने वाले समय में भारतीय दृष्टि से अनुकूल, सुविधाजनक और आकर्षक संसद भवन सहित केंद्रीय सचिवालय देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जो बातें कही उनमें 4 प्रमुख हैं। पहली, गुलामी का प्रतीक चिन्ह यानी राजपथ इतिहास हो गया है और कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। दूसरी, राजपथ का आर्किटेक्चर और भावना गुलामी के प्रतीक थे। अब इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और आत्मा भी। तीसरी, सांसद, अधिकारी, मंत्री जब यहाँ से गुजरेंगे तो उन्हें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध होगा। चौथी, कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा देश को नई ऊर्जा देगी। इस तरह प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को गुलामी के अवशेष खत्म कर उनकी जगह अतीत, वर्तमान और भविष्य के भारत का जीवंत और प्रेरणादायी निर्माण साबित किया। जानबूझकर उन्होंने अपनी विचारधारा के अनुरूप राष्ट्रवाद को भावनात्मक चरित्र देने की रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिन 5 प्रणों की घोषणा की थी उनमें गुलामी की छोटी से छोटी चीज़ से भी मुक्ति पाने की बात शामिल थी। संसद भवन सहित समूची सेंट्रल विस्टा परियोजना को उनकी इसी सोच का साकार रूप कहा जा सकता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री ने इसे प्रेरणादायी बनाने की शुरुआत भी कर दी। लोगों से या वहां आने और सेल्फी लेकर हैशटैग कर्तव्य पथ के साथ सोशल मीडिया पर डालने की उनकी अपील से एक अभियान आरंभ हो गया है। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसकी कल्पना मोदी विरोधियों ने नहीं की होगी। इस अवसर का उपयोग करते हुए मोदी ने सरकार के ऐसे कुछ कदमों का सिलसिलेवार ब्यौरा देकर यह साबित किया कि देश में पहली बार उनकी सरकार ने ही गुलामी से जुड़े अवशेषों को भारतीय दृष्टि और आवश्यकता के अनुरूप परिणत किया है। निश्चित रूप से इसके राजनीतिक अर्थ ढूंढे जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री के साथ ही एक पार्टी के नेता हैं और उन्हें आगामी समय में कई विधानसभाओं के साथ 2024 में लोकसभा चुनाव का सामना करना है। ऐसे में प्रखर राष्ट्रवाद का सामूहिक भाव बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से लाभकारी होगा। विरोधियों पर स्वाभाविक ही पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा की दृष्टि और उसकी उपादेयता पर बीजेपी को होने वाले संभावित राजनीतिक लाभ की चिंता हावी हो गई होगी। प्रधानमंत्री ने इस विषय को जिस तरह उठाया है उस संदर्भ में भी कुछ बातों का जिक्र करना जरूरी है। स्टॉप।